ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्टोक्स थ्योरम है ना वो क्या होता है, और इसका हम देखेंगे कि इसका जो प्रूफ है वो क्या होगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि इसकी स्टेटमेंट क्या होगी कि इफ़ एस इज़ एन ओपन टू साइडेड सरफेस, इस तरह हम इसको ले सकते हैं कि इस तरह भी हम ले सकते हैं इसको, टू साइडेड, एक साइड ये होगी एक ये होगी, बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व सी। अब ये हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व होगी जो कि हमने ग्रीन थ्योरम में भी ली थी कि इस तरह ये हमारे पास एक सर्कल टाइप होता है कि इसमें ये हमारे पास a इज इक्वल क्या होगा, b होगा, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। तो उसमें हमारे पास अब अगर इफ़ a हैज़ कंटिन्यूस डेरिवेटिव, कि अगर a का एग्जिस्ट करता है डेरिवेटिव, तो हमारे पास जो क्लोज्ड इंटरवल है इंटीग्रल है ना हमारे पास ए डी आर का। अच्छा, अब हमारे पास जो a हैज़ कंटिन्यूस डेरिवेटिव, a का जो डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस है। तो ये हमारे पास थ्योरम क्या है, उसकी हमने स्टेटमेंट जो थी उसको हमने इसके रिजल्ट को क्या करना है, प्रूफ करना है। इसको हम देखते हैं सिंपली इसका मतलब क्या होता है हमारे पास। अच्छा, एक जो चीज़ है ना हमारे पास ये डेल क्रॉस ए, इसको हम कर्ल बोलते थे, हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो डेल क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट एन डी एस से लेना, तो बेशक इसको एन को ना लिखें, सिंपली हमारे पास ये डी एस आ जाएगा। और डी एस जो है अगर हम एक्स वाई प्लेन में है ना, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डी एक्स आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा फिर डी वाई आ जाएगा। अगर हम वाई जी प्लेन में हैं तो डी वाई डी जी आ जाएगा, और इसी तरह हम एक्स जी प्लेन में हैं तो डी एक्स डी जी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये स्टोक्स थ्योरम है। अब इसको हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपली हमारे पास ये है कि द लाइन इंटेग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए, सिंपली हमारे पास ये है कि जो लाइन इंटेग्रल है ना उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज इक्वल टू दी सरफेस इंटेग्रल, उसको हम सरफेस इंटेग्रल के इक्वल रख सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन दिया है ना कि सरफेस इंटेग्रल वाला कोई क्वेश्चन दिया और वो काफ़ी डिफिकल्ट है, हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस जो सरफेस इंटेग्रल है ना उसको ये थ्योरम की स्टेटमेंट और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है ना तो उसको हम सिंपली किस में कन्वर्ट कर देंगे, जो हमारे पास लाइन इंटेग्रल है उसमें कन्वर्ट कर देंगे, और इस तरह हमारे पास उसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट यही है कि जो हम सरफेस इंटेग्रल है उसको लाइन में इंटेग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम इस तरह कह सकते हैं कि जो हमारे पास लाइन इंटेग्रल है ना उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका जो प्रूफ है उसको देखते हैं। ओके, अगर हम इसके प्रूफ को देखें ना तो ये हमारे पास देखें जी प्लेन है, ये हमारे पास y है, और ये क्या है हमारे पास x है। ठीक है, अब हम जो ये r सरफेस ले रहे हैं ना, देखें वो किस प्लेन में हमारे पास आ रही है, x और y प्लेन में आ रही है। ठीक है, x का एक एंड जो है वो किस प्लेन में, ये इसने देखें x लिखा हुआ है, ये y एक्सिस है और ये क्या है z एक्सिस। ये एक एंड जो s सरफेस है वो किस में है हमारे पास, yz में है, और जो r सरफेस है वो किस में हमारे पास है, x और y में। देखें, और इसकी ये मोशन की डायरेक्शन क्या है, रोटेशन की ये वाली है एंटी क्लॉक, और इसकी भी क्या है हमारे पास, एंटी क्लॉक डायरेक्शन है। ठीक है, अब उसमें हमारे पास ये जो है n यूनिट वेक्टर होगा इसमें हमारे पास, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, नॉर्मल टू दी सरफेस होगी। अब हमारे पास क्या है कि हमने इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं कि हमारे पास अगर इसको लिखें हम प्रूफ, तो ये हमारे पास लेट एस बी ए सरफेस विच इज सच दैट इट्स प्रोजेक्शंस ऑन एक्स वाई वाई जी एंड एक्स जी प्लेन्स आर रीजन्स बाउंडेड बाय द सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखें हमने एक सरफेस ली
उसकी जो प्रोजेक्शन है ना हमारे पास, मतलब क्या होगा कि हम एक्स वाई जी में है ना 3D में, तो उसकी जो एक एंड है हमारे पास वो किस रीजन में आ रहा है, वाई जी रीजन में, ये देखें आ रहा है, और दूसरा उसका जो एंड है वो किस में आ रहा है हमारे पास, दूसरे रीजन में, मतलब किस में हमारे पास एक्स और वाई रीजन में आ रहा है। ठीक है, और सिंपल क्लोज कर्व, ये देखें सिंपल भी है और क्लोज कर्व भी है, और इस तरह ये जो कर्व है वो भी क्या है, सिंपल भी है, और हमारे पास क्या है, क्लोज कर्व भी है। ठीक है, बाउंडेड बाय द सिंपल क्लोज कर्व एज इंडिकेटेड इन द फिगर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि एज सम एस टू हैव रिप्रेजेंटेशन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। इसका क्या मतलब है हमारे पास, देखें ये वाली हमारे पास जो फिगर किस में आ रही है, एक्स वाई में, तो हमारे पास जो z है वो किसका फंक्शन हो जाएगा, एक्स वाई का। इसी तरह हमारे पास x इज अ फंक्शन ऑफ y एंड z। अब देखें ये वाली हमारे पास जो फिगर है किस किस में आ रही है, y और z में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x किसका फंक्शन हो जाएगा, y और z का। देखिए x और y में आ रही है ना, तो हमारे पास कौन सा x इसमें नहीं है, z नहीं है, और ये जो है प्लेन z के परपेंडिकुलर होगी ना, ये देखें z नॉर्मल इसमें होगा। अगर इस चीज़ को हम कंसीडर करें तो हमारे पास z जो इसमें है वो किसका फंक्शन होगा, हमारे पास सिंपली x और y का फंक्शन होगा। x और y का, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, और इसी तरह हमारे पास इसको कंसीडर करें तो हमारे पास जो x है वो किसका फंक्शन होगा, y और c का। ठीक है, या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ h ऑफ x c हमारे पास हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास अब ये तीनों रीजन को अगर हम कंसीडर करें तो ये हमारे पास इस तरह बनता है। ठीक है, अब एफ जी एंड एच आर सिंगल वैल्यू कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। सिंगल वैल्यू वाले फंक्शन है, मतलब पीस वाइज फंक्शन नहीं है, इनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं आती, और कंटिन्यूअस है और क्या है, डिफरेंशिएबल है फंक्शन। अच्छा, अब हमें सिंपली क्या पता है कि जो इस तरह हमारे पास इस चीज़ को मैं कंसीडर करूँ ना, तो इसमें मैं अगर a की वैल्यू पुट करूँ, a मेरे पास इसमें क्या होगा, a इज इक्वल टू होगा a1i होगा प्लस a2j और प्लस क्या होगा a3 के इक्वल हो जाएगा, k यूनिट वेक्टर है। अच्छा, अब इसी a की जगह पे उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है ना, तो ये चीज़ बन गई हमारे पास, और इसको हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ये किसके इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है। चाहे इसको इस तरह डायरेक्ट प्रूफ कर दें, डायरेक्ट प्रूफ करने का ये मतलब है कि हमारे पास पहले इधर से होके ये चीज़ हमने प्रूफ करना होगी। तो इस थ्योरम को हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब जो c हमारे पास ये है ना, ये कौन सा इंटेग्रल हम लेंगे, ये s सरफेस वाला इंटेग्रल लेंगे। ये s सरफेस से नीचे जो हमारे पास रीजन है वो क्या है, r है। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं कि सिंपली जो a मैंने लिया था वो मेरे पास किसके इक्वल था, a कैपिटल A जो था a इज इक्वल टू था मेरे पास a1, इसको मैं इस तरह चलो लिख देता हूँ, प्लस मेरे पास क्या था, ये फिर क्या था मेरे पास a 2x था, सॉरी x नहीं था, चलो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे। a इज इक्वल टू हमारे पास था a1i प्लस क्या था हमारे पास a2j
प्लस क्या था हमारे पास A3 के, ठीक है। ओके, अब हमने उसमें से सिर्फ जो ये पहले वाला कंपोनेंट है ना A का A1X, इसको अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये मेरे पास इस तरह बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको देखें तो जो पहला कंपोनेंट हमारे पास था A1I था, इसको मैंने कंसीडर अगर किया है और उसकी जो ऊपर थ्योरम हमारे पास था उसकी कौन सी साइड को लिया है, मैंने इस वाली साइड को लिया है, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास क्या बनेगा, देखें अब A की जगह पे हमने उसका I वाला कंपोनेंट लिया ना, तो सिंपली अब ये डेल क्रॉस A1 और ये कंपोनेंट I है, तो हमारे पास सिंपली क्या बनेगा, देखें इसमें इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, इस जो A1I को लिखा है हमने A1I होगा प्लस ये वाला कंपोनेंट क्या होगा 0, क्योंकि हम सिर्फ पहले वाले को ले रहे हैं ना, और इसी तरह हमारे पास प्लस 0 क्या हो जाएगा हमारे पास K हो जाएगा। K वाला कंपोनेंट भी हम 0 ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें डेल क्रॉस A कर्ल की डेफिनेशन अप्लाई करें या इस पे जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना हमारे पास उसकी डेफिनेशन को अप्लाई करें, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह फाइंड करेंगे, इन दो वेक्टर का I यूनिट वेक्टर J और K आ जाएगा। इसी तरह डेल ये जो होता है हमारे पास इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या होती है हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, I यूनिट वेक्टर प्लस क्या होता है पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, ये डेल और कर्ल या जब हमने ये सबको देखा था ना उसमें हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, प्लस हमारे पास क्या होता है पार्शियल ओवर पार्शियल सी आई और ये जे सॉरी यूनिट वेक्टर आएगा और इधर क्या आएगा हमारे पास के यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ठीक है उसके कंपोनेंट लिखे हमारे पास आई पार्शियल और पार्शियल एक्स जे के साथ पार्शियल पार्शियल वाई और के साथ पार्शियल पार्शियल सी था। अब इसके कंपोनेंट हमारे पास क्या है A1 है वो हमने लिख दिया, 0 है वो लिख दिया और हमने ये फिर 0 है उसको लिख दिया। अच्छा अब हम जब ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ना तो अगर हम इसको इस तरह करते हैं इस वाली रो से इसको एक्सपेंड करते हैं ना तो हमारे पास सिंपली इससे भी जवाब 0 आएगा, इससे भी 0 आएगा, तो ये हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा ये वाली चीज़ आ जाएगी, मतलब इसको मैं लिखूँ ना तो ये आ जाएगा मेरे पास। देखिए इससे एक्सपेंड कर रहे हैं ना हम तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा ना, तो ये सिंपली रह जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास और ये के आ जाएगा। और अगर इस तरह आपको एक्सपेंड करना नहीं आता तो आप जिस तरह पहले ही करते थे ना आई के साथ फिर जे के साथ फिर के साथ उस तरह एक्सपेंड करने फिर भी यही जवाब आएगा। और ये हमारे पास पार्शियल और पार्शियल वाई आएगा और इधर क्या आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल जी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ जो है वो बन जाएगी, तो इसको मैं रेस करने लगा हूँ अभी। अच्छा ठीक है उससे आगे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा इस चीज़ का जो जवाब है ना हमारे पास ये वाली इतने हिस्से का जवाब ये आ गया ना हमारे पास। और इसके साथ जब हम इस चीज़ को लगाएंगे NDS को तो ये हमारे पास इधर मतलब हमने NDS लगाया ना तो ये चीज़ इसकी इक्वल हो जाएगी और उसके साथ भी हमारे पास ये जो NDS था, अब N जो है ना उसका डॉट प्रोडक्ट ये पहले वाले के साथ भी आ जाएगा और
इस दूसरे वाले के साथ भी आ जाएगा। मतलब इधर मैं लगाता हूँ ना, अगर n और ये ds लगाता हूँ तो ये nds इसके साथ भी आ गया देखें, और इसके साथ भी आ गया, तो ये नीचे हमने उसको इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब इतना हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। और इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। क्यों, आगे जाके उसका हम क्योंकि यूज़ करेंगे कि हमारे पास क्या हो, इसको किस तरह हम लिखेंगे। अच्छा ठीक है, उससे आगे हम चलते हैं कि हमारे पास जो z है वो f ऑफ x y का फंक्शन है। ये नीचे वाली जो प्लेन है उसकी बात हो रही है, इस वाले हिस्से की। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें z इज इक्वल टू हमारे पास था f ऑफ x y था, टेकन एज इक्वेशन ऑफ s की इक्वेशन है ना, क्योंकि हमारे पास ये s रीजन में आ रहा है, तो हमारे पास देन दी पोजीशन वेक्टर टू एनी पॉइंट s इज। अच्छा, पोजीशन वेक्टर हमारे पास उसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड ये होती है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सी के, लेकिन हमारे पास जो z है उसकी वैल्यू हमारे पास f ऑफ एक्स वाई आ रही है ना, तो इस z की जगह पे हमने उसकी ये वैल्यू लिख दी, तो वो हमारे पास r किसके इक्वल बन गए, इसके। अब इस r का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे ना, तो पार्शियल r और पार्शियल y के रिस्पेक्ट में, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये x पार्शियल डेरिवेटिव में सिर्फ y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, तो y ही वेरिएबल होगा, बाकी सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो ये देखें x का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ये y पार्शियल y और पार्शियल y 1 हो जाएगा, तो सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह ये z अब है, z हमारे पास किसका फंक्शन था, x और y का ना, तो इसलिए हमारे पास ये पार्शियल f ओवर पार्शियल y इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि जो पार्शियल r और पार्शियल y है, ये वाली जो चीज़ है, इज अ वेक्टर टेंजेंट टू s, ये जो है ना किसके टेंजेंट होता है, s के, मतलब उसके साथ जो इसका एंगल होता है वो 90 होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है n का और पार्शियल r और पार्शियल y का, परपेंडिकुलर होने का मतलब इनके दरमियान एंगल 90 है, 90 एंगल होने का मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो इसको मैंने किसके इक्वल रख लिया कि n डॉट जो पार्शियल r ओवर पार्शियल हमारे पास y है, उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। अच्छा, अब इसको 0 के इक्वल रखा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल आएगी ना, तो उसलिए हमने इसकी वैल्यू को भी किसके इक्वल लिख लिया, 0 के इक्वल लिख लिया। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर हम मज़ीद सॉल्व करें ना, इसमें से ये वाली वैल्यू निकालें, तो वो हमारे पास ये प्लस का है, इधर आके माइनस का इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ओके। अब इस चीज़ को हम किस में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस वाली इक्वेशन 1 में। ठीक है, इस 1 में इस n डॉट j की जगह पे हमारे पास ये चीज़ आएगी ना, तो ये हमारे पास जो है ये वाली चीज़ पार्शियल a1 और पार्शियल c n डॉट j माइनस ये जो इक्वेशन थी वो किसके इक्वल हमारे पास बन जाएगी। अब इसकी जगह पे वो वैल्यू लिखेंगे ना, तो हमारे पास पार्शियल a1 और पार्शियल z इसी तरह आ गया, इसकी वैल्यू लिखी तो ये देखिए माइनस शुरू में आ गया, पार्शियल z और पार्शियल y आ गया, और n डॉट के आ गया हमारे पास माइनस पार्शियल a1 ओवर ये जो चीज़ थी वो ऐसे ही हम लिख देंगे n डॉट के, और ये बाहर में क्या आ गया, ds आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अब उसको सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई ना। अब देखें हमारे पास ये जो चीज़ थी वो जो शुरू में हम लेके चल रहे थे वो किसके इक्वल आ गई हमारे पास, अब इतने ही से इक्वल आ गई ना। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि जो n डॉट के इसमें भी आ रहा है, n डॉट के इसमें भी आ रहा है, और ये माइनस वाला है ना, इसको प्लस बनाने के लिए शुरू में हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, ये जो है एक्सप्रेशन प्लस का हो जाएगा, और ये जो माइनस वाला था वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, दोनों में माइनस ही ना, उसका हमने कॉमन ले लिया, इस वाले को पहले लिख दिया, इस वाले को क्या लिख दिया उसने बाद में, एन डॉट के उसने कॉमन लिया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, डी एस के इक्वल आ गया। ठीक है, ओके। अब इससे आगे हम देखते हैं कि हमारे पास a1 जो है एक्स वाई जी के इक्वल होता है, मतलब
ये हमारे पास इसमें कंपोनेंट क्या आते हैं, एक्स वाई और जी तीनों ही आते हैं ना। अब इसमें हमारे पास जो एक्स वाई है और सी की जगह पे हम वही वैल्यू जो जी की थी एफ ऑफ एक्स वाई हमने ऊपर लिया था कि जी इक्वल क्या है हमारे पास एफ ऑफ क्या है एक्स वाई, इसके इक्वल लिया था ना। तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब सिंपली देखें ये भी एक्स का फंक्शन है, ये वाई का फंक्शन है, ये सारे के सारे एक्स वाई का फंक्शन है। तो इस पूरे ए को हम एक्स वाई का फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या बनेगा कि ये देखें एक्स और जो हमारे पास जी जो है जी भी एक्स वाई का फंक्शन है ना, ये भी वाई, तो सारे के सारे एक्स वाई में आ रहा है। इसका मतलब ये सारा जो है वो भी किस में हो जाएगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई का है ना हमारे पास, जी तो इसमें एक्स वाई का ही फंक्शन है ना। तो एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव है, तो एक्स वाई जो है हमने उसको एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल लिया, तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव भी किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई के इक्वल हो जाएगा। इतना ठीक हो गया हमारे पास। अब इस चीज़ की जगह पे हम फिर ये वैल्यू लिख सकते हैं ना, तो हमने उसी तरह किया कि इतने हिस्से की जगह पे ये वाली वैल्यू हमने लिख ली, माइनस शुरू में आ गया और इतने हिस्से की जगह पे हमने ये जो वैल्यू थी वो उसको लिख दिया। ठीक है। अब एन डॉट के हमारे पास इसी तरह आ गया। अब शुरू में हमने बात की थी कि एन डॉट के एस बेशक हम ना लिखें, सिंपली इसकी जगह पे वो लिख दें जिस प्लेन में ये आ रहा है। अब ये जो हमारे पास था एक्स वाई प्लेन में आ रहा था ना, तो हम सिंपली इसकी जगह पे इस पूरे हिस्से की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं डी वाई, इसको हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब सिंपली हमारे पास ये क्या चीज़ है, देखें अगर एन हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा ना और के भी यूनिट वेक्टर ही होगा, लेकिन ये आई जे और के में से तीसरा पार्ट होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये डी एक्स डी वाई हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास देखें जो ये इस तरह कर बनाए ना तो ये वाला हिस्सा एक्स और ये क्या होगा हमारे पास वाई होगा, और के की डायरेक्शन हमने ये एन की डायरेक्शन थी हमारे पास इधर ना, और के ये हमारे पास है। तो अब जो एन है, एन में आई यूनिट वेक्टर है, वो के से डॉट प्रोडक्ट करेगा तो 0 हो जाएगा। क्यों क्योंकि हमें पता है कि आई एन के 3 पार्ट होंगे ना, n1 आई यूनिट वेक्टर, n2 जे यूनिट वेक्टर और n3 के यूनिट वेक्टर। तो आई वाला कैसे करेगा 0, के वाला जे वाला कैसे करेगा 0, के वाला कैसे करेगा, सिंपली वो चीज़ आएगी। तो के वाला कैसे करेगा, तो हमारे पास सिंपली एक्स और वाई आएगा, तो इसलिए हमने डी एक्स और डी वाई को लिख लिया। इसका मतलब हमारे पास ये जो चीज़ सारी सारी है वो किसके इक्वल आ गई। अब इतना हिस्सा जो हमारे पास था ना वो इसके इक्वल आ गया। अब इधर भी डबल इंटीग्रल हम डाल दें, इधर भी डाल दें, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नीचे वाला एक्सप्रेशन जो है ये वाला हमें हासिल हो गया। ठीक है। अब हमने ग्रीन थ्योरम पीछे पढ़ा था। ग्रीन थ्योरम में क्या था कि हमारे पास जो डबल इंटीग्रल है ना क्लोज कर्व किसी रीजन का, वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है। अब लाइन इंटीग्रल के लिए मैं ये कोई टी बाउंड्री कंसीडर कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एफ डी एक्स है, ये इसको हम एफ डी एक्स भी ले सकते हैं ना, क्योंकि ये सारे के सारे, अब ये सरफेस है इसलिए मैं सिर्फ डी एक्स को नहीं ले रहा, सरफेस इंटीग्रल डी एक्स डी वाई के है, तो ये ग्रीन थ्योरम के मुताबिक किसके इक्वल होता है, इस चीज़ के। अब इसमें ये टी जो बाउंड्री है हमारे इस वाले थ्योरम में, उसको हम किससे शो करें, सी से। इसका मतलब ये जो है इसके इक्वल आ गया। ठीक है। अब ये पहले सबसे देखें, पहले क्या किया उसने, इस चीज़ को इसके इक्वल रखा है और ये चीज़ को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। इसका मतलब ये वाली सारी चीज़ किसके इक्वल आ गई, हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी। तो हम इस चीज़ को सिंपली इस तरह शो कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारा तकरीबन थ्योरम प्रूफ हो गया। हमने क्या किया कि ये जो A1 के लिए कंसीडर किया था ना, अब इसी तरह A2 के लिए अगर कंसीडर करेंगे तो हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास हासिल हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम A3 के लिए कंसीडर करेंगे ना, तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है। अब थ्योरम जो हमारे पास ये वाला थ्योरम है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें सिंपली क्या चाहिए, A। अब A के हमने पहले कंपोनेंट के साथ भी कर लिया, दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी, तो सिंपली
मैं क्या इसको फिर लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास इन सब को ऐड कर दें, इन सब को ऐड किया तो हमारे पास ये सिंपली जो है देखें A1 था, A2 था, A3 था, इसी तरह ये A1 DR था, A2 DR था, A3 DR था। तो ये हमारे पास थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये हमारे पास जो था हमने क्या देखा, कौन सा थ्योरम हमारे पास, स्टोक्स थ्योरम जो है हमारे पास है, वो क्या हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। और ये उसकी हमारे पास क्या थी, स्टेटमेंट थी, तो उसको हमने क्या कर दिया, उसका प्रूव कर दिया। तो इस तरह हम इस थ्योरम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे मज़ीद इस तरह के जो लेक्चर्स हैं और फीडबैक देने के लिए आप लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी अपडेट्स हैं उनको आप देखें। और इसके बारे में कोई भी राय देने के लिए और कोई जो मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए सुजेशन देने के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।